हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुकुल। मैं हूं गगन गर्ग, आपका फिजिक्स मेंटर। आपके लिए लेके आया हूं 24 फरवरी का आपका जेई मेंस के एग्जाम का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन। चलिए वन बाय वन हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन से कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों को पकड़ते हैं, कहाँ गलती हुई है, कहाँ क्या हुआ है। चलिए पढ़ा करते हैं। चलो भैया, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, इस वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, टाइम कम रहता है, बहुत जल्दी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तो इसकी थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी। अच्छा भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगर मैंने दो कैपेसिटर को किस में कनेक्ट कर दिया बेटा, सीरीज में, तो जो इनका सी इक्विवेलेंट है वो बेटा कितना है, C1। अच्छा, अगर मैं इन्हीं कैपेसिटर, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, अगर इनको मैंने आप पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो बेटा इनका जो इक्विवेलेंट है वो C2 है। तो आपको पता है अगर ये C है और ये Cn को क्या सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कितना होगा बेटा, C/2। और बेटा अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ बेटा कितना हो गया, 2C, है ना। आपको पता ही है भैया क्या होता है बेटा, जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले होते हैं उससे उल्टे होते हैं। रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पैरेलल में होता है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो यहाँ सीरीज के लिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे को C1/C2 का क्या निकालना है, रेशियो। तो बेटा कितना आ गया, C/2/2C, दैट इज बेटा कितना आ गया, 1/4। तो आपके पास जो आंसर आया बेटा वो कितना आ गया, 4। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, सोच के देखो बेटा। इसने क्या बोला, क्यूब के हर एक कोने पर, क्यूब के कितने कोने, टोटल 8। अपने कमरे को इमेजिन करो, अपने कमरा कैसे आपका क्यूबॉइड टाइप है, लेकिन अगर मान लो क्यूब है, हर साइड बराबर होती, तो उसके हर एक कोने पर देखो आप, मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो अगर सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज रखो तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जिस पॉइंट पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट पर क्या करो, 1 कूलम चार्ज रख दो और फोर्स निकाल लो। और फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी अगर आप 1 कूलम चार्ज के टेस्ट चार्ज के ऊपर निकाल रहे हो तो फोर्स, है ना। तो आप सोच के देखो, अगर आप सेंटर पे मतलब अपने हर कोने पर जो चार्ज था वो प्लस क्यू होता, अगर होता, और सेंटर पे अगर मैं चार्ज रख देता तो हर तरफ के फोर्स कैंसिल आउट करके सोचो, एक फोर्स आता इधर से, वो इधर लगता, फिर सामने नीचे वाला इधर लगा देता फोर्स, है ना। इसी तरीके से एक ऊपर से इधर आता, फिर नीचे से इधर आता, सारे कैंसिल आउट कर देते आपस में फोर्सेस। पर अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सोच के देखो। तो एक बार इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करने को, हाँ चलिए भाई बहुत ही अच्छे, सोच के देखो बेटा। जो ये वाला है, ये वाला कौन सा है बेटा, जो ये वाला क्यूब का पीछे वाला एंड और ये आगे वाला एंड, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, बिल्कुल बेसिकली डायगोनली अपोजिट हो गए, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली बेटा जो ये वाला है और जो ये वाला है वो डायगोनली अपोजिट है और चार्ज भी प्लस क्यू है, तो एक का इस तरफ आएगा फोर्स, एक का इस तरफ आएगा फोर्स, कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली बेटा जो ये वाला है और ये वाला है, ये डायगोनली अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों प्लस क्यू है। लेकिन जो ये वाला और ये वाला है, कौन सा बेटा, जो बेटा ये वाला और ये वाला है, ये दोनों ऐड होंगे बेसिकली किसके अक्रॉस बेटा, डायगोनल के अक्रॉस। अब सोच के देखो बेटा, सोच के देखो ध्यान से, अगर आपका एक ये ऐसे एक्सिस बनी हुई है ना, ये ऐसे एक्सिस बनी हुई है, तो कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हाँ, तो सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, बाकी सबकी तरफ कैंसिल हो गया, एक इस वाले चार्ज की वजह से, एक इस वाले चार्ज की वजह से ऐड होगा, किसके, डायगोनली इसकी तरफ, इस पॉइंट पर इसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसकी तरफ, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से किस तरीके से जाएगा इसके तरफ। तो दो नेट किस तरफ आया बेटा, नेट आया, सोच के देखो बेटा, जो इसका सेंटर है वो किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव वाई में और पॉजिटिव एक्स में, है ना। पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव जेड में, पॉजिटिव वाई में, जिसका सेंटर है, बॉडी सेंटर है। और जो बेसिकली फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ओरिजिन ऐड कर रहा है, टुवर्ड द ओरिजिन, इस माइनस क्यू की तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। तो सोच के देखो बेटा, इसके जब आप एक्स में कंपोनेंट, जब आप क्या करोगे, वाई कंपोनेंट लोगे तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहे हैं ना। एक्स कंपोनेंट लोगे तो कैसे, नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं। और बेटा जो आप क्या करते हैं, आप जेड लोगे तो वो नेगेटिव जेड में जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव जेड इस तरफ तो नेगेटिव जेड इस तरफ, तो बेसिकली क्या है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, है ना। अब इसका क्या है, और तीनों का जो क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड है, तीनों का जो आप क्या कंपोनेंट लोगे वो बराबर आएगा। तो बेसिकली क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं किसकी बात करूं बेटा, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, सोच के देखो, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, ये 1 कूलम है बेटा, ये टोटल कितना है, √3 है, क्योंकि बेटा बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 ऑफ साइड, तो √3a, तो बेटा कितना है, √3a/2। तो बेटा इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, K × Q/r², r कितना है बेटा, √3a का स्क्वायर इंटू बेटा 2, है ना, 2, तो बेटा कितना है, यहां से आ गया आपके पास 2 क्यों आया बेटा, √3a/2 बेसिकली, √3a/2, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, √3a/2, √3 टोटल है उनका आधा, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगा, इधर कितना, √3a/2 डिस्टेंस है, और सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, KQ/√3a/2 का स्क्वायर, तो कितना है बेटा, ये आ गया 8KQ/
3a²। और जब k को आप क्या लिखोगे 1/4π∈0 तो कितना आएगा बेटा 2q/3π∈0 इंटू a²। अब सोचो ये वेक्टर है, अब इस वेक्टर का क्या है, ये वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन होगी। तो बेटा इस इनका जो नेट वेक्टर आया वो किस तरफ आ रहा है, इस माइनस की तरफ, तो एक माइनस बाहर आ गया है ना, इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है बेटा, एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से। तो बेसिकली जो टर्म आएगी वो अपनी कितनी आएगी, ये √3 किसका है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का है ना बेसिकली, क्योंकि i के प्लस j के प्लस k का मैग्नीट्यूड कितना है 1√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √3। तो बेटा बेसिकली क्या है, ये वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है अपॉन √3 इसके नीचे लूंगा तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट वेक्टर हो गया। और मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा -2q/3π∈0 a², जो कि अपना आ रहा है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, समझ में आनी चाहिए बातें है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और कुछ नहीं। चलिए भैया बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर ट्रांसमीटर इफ द इंक्रीज इन द एमिटर करंट यानी कि डेल्टा आई ई जो है वो इंक्रीज कितना है बेटा 4 मिली एम्पियर। अच्छा भाई कलेक्टर करंट में इंक्रीज कितना है बेटा, एमिटर करंट में अगर इतना इंक्रीज होता है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो कलेक्टर करंट में इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 3.5 मिली एम्पियर। अच्छा भाई अब हमें बोल रहा है बीटा निकालना है। बीटा क्या होता है बेटा, गेन कितना होता है बेटा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा कितना होता है बेटा, अल्फा होता है बेटा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई, दैट इज कितना है बेटा, डेल्टा आई सी कितना है 7/2, 3.5 को 7/2 लिख दिया अपॉन 4, तो कितना आ गया बेटा 7/8। ये आपके पास अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो बीटा में तो कितना आया बेटा 7/8 अपॉन 1/1 माइनस 7/8 इट इज 1/8 इट इज कितना आ गया 7। तो यहाँ से कितना आ गया सिंपल सा 7। अच्छा भाई बहुत ही अच्छे बहुत ही उत्तम। चलो भैया आगे चलते हैं, स्पीड से काम करेंगे, स्पीड से, धीरे वाला तो कोई काम ही नहीं है अपने पास है ना। चलिए भैया आगे चलो। अब क्या बोल रहा है बेटा, इफ W1 एंड W2 विड्थ है बेटा किसकी, स्लिट्स की, बाई DSC पे से क्वेश्चन आ गया, वो 1/3 में है। और मैं बोल रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है यानी कि A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है ओमेगा। अब हमें पता है बेटा जो इंटेंसिटी होती है वो तो किसके इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है A² के, है ना। तो I मैक्स कितना होता है बेटा, I मैक्स होता है √I1। मान लो दो रेज आ रही है, दो बेसिकली वो क्या हो रहा है बेसिकली सुपरपोजिशन हो रही है I1 और I2 के बीच में, तो I1 प्लस √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, ये वाला आपका I मैक्स हो गया। और I min जो है बेटा वो कितना होता है, वो होता है बड़ा वाला का √I1, मान लो बड़ा वाला I1 था माइनस √I2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अगर मैं इनको दोनों का रेशियो लेना चाहूँ तो ये आ गया। अब आप सोच के देखो I मान लो कोई प्रोपोर्शनल कोऑर्डिनेट्स k ले लेते हैं तो k_a² हो गया है ना। तो मान लो I1 कितना है ka1² और ka2²। तो सोच के देखो बेटा अगर ω1 के कोरस्पोंडिंग जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है तो बेटा जो ओमेगा विड्थ मतलब विड्थ 2 के कोरस्पोंडिंग होगा बेटा 3a होगा है ना, वो 3a होगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपके पास कितना, ये कितना आ गया बेटा, ध्यान से सोच के देखो कितना आया, सोच के देखो, वाह भाई वाह बहुत ही अच्छे बहुत ही उत्तम। अब आप सोच के देखो कितना I कितना है बेटा, I कितना है आपके पास a² के बराबर है, वाह भाई वाह। अब a² यहाँ पुट कर दो है ना, a² यहाँ पुट कर दो, तो a² जब यहाँ पे पुट करोगे तो बेटा कितना आएगा 9a का स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि 3a है ना। तो बेटा I मैक्स अपॉन I min कितना आ गया, I मैक्स अपॉन I min आ गया, I मैक्स अपॉन I min है ना। अब आप I की वैल्यू पुट कर दो, कितना बेटा I की वैल्यू पुट करोगे कैसे बेटा, I का क्या है √3a का स्क्वायर है ना, √3a का स्क्वायर √3a का स्क्वायर का अंडर रूट है ना। तो बेसिकली कितना आया बेटा 3a प्लस में a अपॉन बेटा 3a माइनस में इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, I1 I2 की वैल्यू पुट किया कुछ नहीं। तो बेटा कितना आया यहाँ से आ गया आपके पास 4a का स्क्वायर 16a² अपॉन बेटा 4a²। तो यहाँ से कितना रेशियो आ गया बेटा 4:1। तो आपका थर्ड आंसर आ गया है ना। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन है पूरे पेपर में अच्छे हैं, बाकी सब बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। इस क्वेश्चन में क्या बेटा सोच के देखो, सिंपल एक ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता तो इस टाइम पे मान लो मीन पोजीशन है इसकी, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी a इंटू ओमेगा, और इस टाइम पे a कितना है, a इनिशियल है और ओमेगा इनिशियल है। अच्छा ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अंडर रूट ऑफ k/m है ना। तो अभी ओमेगा m कितना है, कैपिटल M है ना, तो कैपिटल M आ गया, ये ओमेगा इनिशियल आ गया। अब सोचिए देखो जैसे ही हमने मीन पोजीशन पे आया
उसी टाइम हमने छोटा सा एक ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम मास का, हल्के से जेंटली प्लेस करने का मतलब क्या है, नेट फोर्स इंपल्सिव फोर्स कोई भी नहीं है। अब इंपल्सिव फोर्स कोई नहीं है इसका मतलब क्या हो, मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है तो मोमेंटम कंजर्व करो। इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, इनिशियल मोमेंटम है बेटा आपके पास एम इंटू कितना वी कितना बेटा ए इनिशियल ए मान लेते हैं, है ना, जो कि दे रखा है ए इनिशियल ए है, इंटू ओमेगा इनिशियल कितना बेटा के बाई कैपिटल एम, है ना। बाद में कितना मोमेंटम हो गया बेटा, m प्लस एम, दोनों मास चिपक गए, m प्लस एम ये मास हो गया, इंटू वेलोसिटी ए इंटू ओमेगा। अब ए कितना बेटा, ए फाइनल, है ना, इंटू ओमेगा फाइनल। वाह भाई वाह। अब ओमेगा फाइनल क्या है, ओमेगा फाइनल अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या है, m प्लस एम मास है, तो बेसिकली ओमेगा फाइनल कितना होगा, k बाई m प्लस m, है ना। तो बेसिकली क्या है आपके पास, यहां से जो a फाइनल आया वो आ गया आपके पास m a अंडर रूट ऑफ k बाई m, ठीक है, और अपॉन में कितना बेटा m प्लस एम इंटू ओमेगा फाइनल कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ k अपॉन m, इसको साइड करना पड़ेगा, m प्लस एम, है ना। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया यहां से, एक मिनट, चलिए हाँ, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, ये अंडर रूट वाला आ गया, अंडर रूट आ गया तो ये अंदर चले गया, तो अंडर रूट के से अंडर रूट के कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रूट एम आ गया, तो बेसिकली क्या है, ए फाइनल आपके पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है, ये मेरे ख्याल से निकल के आ रहा है ना, हाँ यही निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से आंसर बिल्कुल सही है, गलत कैसे हो सकते हैं, है ना। चलिए भैया, है ना, चलो आगे चलते हैं, है ना। चलिए भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन, सोचो बेटा वीटी ग्राफ है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ वो कितना होगा बेटा, डीवी बाई डी टी, है ना। और वो क्या होता है बेटा, डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। अच्छा भाई, अब आप सोच के देखो बेटा, यहां से यहां तक स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, है ना। और जो यहां से यहां तक क्या है बेटा, पॉजिटिव स्लोप। तो बेसिकली क्या है, और कांस्टेंट है दोनों टाइम स्लोप, एक ही वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक वैल्यू एक ही है, थीटा की एक ही वैल्यू आएगी, और यहां से लेके यहां तक भी थीटा की एक ही वैल्यू आएगी। तो बेसिकली क्या है, यहां से यहां तक क्या है स्लोप, नेगेटिव और कांस्टेंट, फिर ये क्या है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो यानी कि पहले एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, फिर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पहले नेगेटिव किसमें है, इस वाले में और इस वाले में, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गए, है ना। अब क्या है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट किसमें, इसमें, तो ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सही है जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। चलो आगे चलते हैं। चलो भैया, अब क्या बोल रहा है बेटा, दो स्टार्स है रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब आप सोच के देखो, ये बेटा 2m है, ये बेटा m है ना, और क्या है इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बेटा d है। तो सोचो मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो सोच के देखो, ये मान लो r2 है, ये मान लो r1 है, तो मैं r2 क्या लिख सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास में जाओ, फटाफट जाओ, दूसरा वाला मास 2m इंटू बेटा टोटल डिस्टेंस d अपॉन दोनों मास यानी कि 3m, तो बेटा कितना आ गया, 2d/3। अच्छा भाई, अब सोच के देखो, इस m का क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिवोल्यूशन ऑफ मास m। अब आप मास m है तो बेटा रिवोल्यूशन क्या होगा, 2π/ω। तो सोचो m ओमेगा स्क्वायर किसके अबाउट घूम रहा है, इसका सेंटर क्या है, r2 दूरी पर यानी कि r2, है ना। और इधर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लगेगा बेटा g इंटू 2m इंटू m अपॉन अब टोटल डिस्टेंस, क्योंकि भैया इनका जो फोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो d स्क्वायर। तो बेटा ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी तो क्या कहते हैं ये इस सर्कुलर पाथ में चलेगा, है ना। तो ये कितना है बेटा, ये आ गया आपके पास, एक m से एक m कैंसिल आउट होगा, तो कितना है बेटा 2gm। अब सोचिए 2gm अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा, m तो कैंसिल आउट हो गया था, ओमेगा स्क्वायर r2 कितना बेटा 2d/3, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा जो कितना आ रहा है बेटा, जो आपके पास ओमेगा आ रहा है बेटा, वो आ रहा है आपके पास कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ 3gm/d3, है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है बेटा 2π/ω। तो बेटा यहां से कितना आया, 2π अंडर रूट ऑफ d3/3gm। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, है ना जी, बिल्कुल अच्छे, ऐसी पार्टी करते रहते हैं हम तो, हमारे तो शो की नवाबी है। आप सोच के देखो बेटा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। एक सेकेंड, लेट मी, चलिए एक सेकेंड बेटा, गिव मी 1 मिनट।
हाँ चलिए बेटा, चलिए भाई बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। आप सोचो देखो बेटा, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कैसे बेटा, ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। वैसे क्या डेरिवेशन होता है, प्रॉपर डेरिवेशन कोई मेंस के एग्जाम में नहीं करता, और क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है रिलेशन के बीच में, तो याद होना चाहिए। हाँ मतलब बताया था बेटा, जो यंग्स मॉडुलस होता है बेटा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा भैया ठीक है। और बेटा जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी। वैसे माइनस में लेते तो माइनस ले लो। है ईटा मॉडुलस रिजिडिटी क्या होता है बेटा, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन अपॉन शियर स्ट्रेन, है ना जी। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही तो। अब इनके बीच में जो बेटा रिलेशन होता है वो कितना होता है बेटा, 9/y इज इक्वल टू 1/k, 1/k प्लस 3/eta, है ना। आप सोचो देखो, हर क्वेश्चन में या तो के इस तरफ है या वाई इस तरफ है, या तो वाई इस तरफ ले जाके सॉल्व करके देखो या के इस तरफ ले जाके सॉल्व करके देखो। अब आंसर क्या है ये वाला, तो मैं के को इस तरफ ले जाके प्रूफ करके दिखाता हूं वैसे भी आपको। तो 9/y है ना माइनस 3/eta इज इक्वल टू 1/k। तो बेटा 1/k किसके बराबर आ गया, 1/k आ गया आपके पास किसके बराबर, 9eta माइनस 3y/eta y। तो बेटा k किसके बराबर आ गया आपके पास, eta y अपॉन 9eta माइनस 3y। ठीक है, ऐसे ऐसे पांच ही करते हैं। ठीक है जी, तो क्या आंसर है आपने पास, ये आंसर आ गया। चलिए भैया बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। आप सोच के देखो बेटा, अब आप सोच के देखो ये क्या, दो बैटरी सीरीज में है और ये रेजिस्टर भी सीरीज में, तो इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, है ना। ये ऐसे बड़ा है, ये छोटा है, डोमिनेट कौन सी करेगी, ये वाली बैटरी, है ना। और साथ में कौन सी बैटरी, ये वाली, दोनों के नेगेटिव नेगेटिव एंड जुड़े हुए तो बेसिकली माइनस हो जाएगा, तो इनका जो नेट ईएमएफ है वो -2 मतलब 2 वोल्ट हो जाएगा, है ना। और जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना हो गया, 10 ओम। ये सर्किट बन गया इक्विवेलेंट। तो बेटा जो करंट आया वो कितना आया सर्किट के अंदर, वो आ गया V/R, यानी कि V/10 इज इक्वल टू बेटा 0.2, है ना। और सोचो देखो बैटरी डोमिनेट कौन सी करेगी, ये वाली। तो आप सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, ध्यान से गौर से देखिए, गौर से। अब तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब सोच के देखो इस वाली बैटरी के लिए यहां पर बेसिकली एक्स और वाई के बीच में क्या क्या चीज है, एक तो बैटरी ऐसे और एक रेजिस्टेंस 8 ओम का। तो आप सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, ये x है ये y है, तो हम क्या मान सकते हैं, ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा मान सकते हैं। तो एक बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, तो बच्चे याद कर लेते हैं बेटा, जो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर याद कर लेते हैं, ईएमएफ माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो लेकिन ये कब होता है बेटा, ये केस होता है डिस्चार्जिंग का, ये होता है डिस्चार्जिंग का, जब पॉजिटिव एंड से करंट निकल रहा होता है ना। पर यहां तो पॉजिटिव एंड के अंदर करंट घुस रहा है इस वाली के लिए, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है बेटा, Vx माइनस Vy क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है बेटा, वो चार्जिंग हो रहा है यहाँ पे, है ना, चार्जिंग हो रहा है यहाँ पे। और चार्जिंग हो रहा है तो बेटा क्या होगा, जो चार्जिंग हो वो चार्जिंग इक्वेशन थे E प्लस आई आर, ईएमएफ प्लस आई आर, है ना। तो आई हमने निकाल लिया, ईएमएफ कितना है बेटा 4, प्लस आई कितना है 0.2, इंटू आर कितना है बेटा इसका 8। तो बेटा कितना आया, ये आ गया आपके पास 5.6। बच्चे गलती कर बैठते क्या, ई माइनस आई आर लगा देते हैं, और ऐसा भी ऑप्शन दिया होता है जनरल एग्जाम में, दिया या नहीं दिया देखते हैं। 0.2 8 बिल्कुल दिया हुआ है, 4 माइनस ऑफ कितना, नहीं ऐसा तो वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। 4 कितना 0.2 करंट है ना, 0.2 इंटू 8, 8 दूनी 16, 1.6। तो ऐसा कोई वैसे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, या तो आएगा या तो आएगा ही नहीं, गलत वाला तो इसमें चांस दे ही रखा। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक कमजोर है, क्योंकि बच्चे को देखो वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन बच्चा गलती करता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया ये होता है डिस्चार्जिंग का केस, लेकिन इस वाली बैटरी में तो चार्ज और चार्जिंग में तो ई प्लस आई है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम ये यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे। अब देखते हैं बेटा, जो वर्क है ये यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन आ गया। जो वर्क है वो अपने को दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, एक्स क्या है लेंथ, कोई भी, है ना जी, ये दे ही रखी लेकिन लेंथ है। ठीक है, बीटा और अल्फा हमें क्या निकालना है, बीटा की डायमेंशन निकालनी है। तो बेटा ये वाली डायमेंशन और ये वाली बराबर होनी चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। सोच के देखो बेटा, ई की पावर में जो भी चीज है वो तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि ई क्या है, एक नंबर है, नंबर की कोई पावर है तो वो तो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी लिखते हो ई की पावर 2 kg, इसका कोई सेंस थोड़ी है, तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब एल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू के टी शुड बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना, डायमेंशनलेस होना चाहिए, डायमेंशनलेस। अच्छा भाई, अब डायमेंशनलेस होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सोच के देखो बेटा, के टी हाफ के टी, याद करो हाफ के टी, ऐसे कुछ एनर्जी पढ़ते थे हम किसके अंदर, क्या कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो ये क्या है बेटा, बेसिकली एनर्जी है ना, एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या है, अब एनर्जी है, अब एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है वो वर्क के बराबर होती
है ना, वो वर्क के बराबर होती है। तो वो किसके, एनर्जी और वर्क एक ही चीज होगी लगभग, है ना, और वो किसके बराबर होती है, वो होता है एफ डॉट डी एस, एफ इंटू एस, है ना। एफ किसके बराबर होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम एल टी माइनस टू इंटू ये एक डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वर्क किया गया आपके पास, यानी कि जो बेसिकली के टी की जो डायमेंशन है वो इतनी है, कितनी बेटा, यानी कि एल स्क्वायर इंटू एल्फा इंटू कितना, के टी की डायमेंशन आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हमें अल्फा इंटू एम इंटू टी माइनस टू को डायमेंशनलेस करना है तो बेटा अल्फा की क्या आ गई, अल्फा की आ गई बेटा एम माइनस वन टी प्लस टू, यहां से अल्फा की आ गई, अल्फा की आ गई तो अब बीटा की निकाल लो। वर्क की कितनी आई थी बेटा, एम एल टू टी माइनस टू, अल्फा की कितनी आई थी बेटा, एम माइनस वन टी टू इंटू बीटा का स्क्वायर। तो टी टू इधर जाके टी माइनस फोर हो जाएगा और ये प्लस टू हो जाएगा। तो एम का टू आ गया, एल का टू आ गया, टी का माइनस फोर आ गया और ये बीटा स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा बीटा किसके बराबर है, क्या बीटा यहां से निकाल लो, किसके बराबर है, m1 l1 t माइनस टू, है ना, m1 l1 t माइनस टू। तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया अपना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही। तो चलो भैया आगे भी दौड़ते हैं, है ना, चलो 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 एकला चलो एकला चलो। ज़ीनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन। ज़ीनर डायोड के ऊपर क्या होता है बेटा, ज़ीनर डायोड का मतलब क्या होता है, ज़ीनर डायोड अगर अपने एक्टिव स्टेट में, तो इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस 5 से ज्यादा वोल्टेज नहीं लग सकता। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब यहाँ पे 5 एक्टिव स्टेज है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो 5 वोल्ट आ गया ड्रॉप। अब 5 वोल्ट ड्रॉप आ गया तो करंट कितना हुआ इसके अंदर, करंट 2 किलो ओम में कितना हो गया, 2 किलो ओम में कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 5 बाई आर, आर कितना बेटा 2 इंटू 10⁻³ दैट इज कितना आ गया बेटा 2.5 इंटू मिली एम्पियर। सिंपल ज़ीनर डायोड का कॉन्सेप्ट है। ज़ीनर डायोड क्या मतलब होता है, जितनी उसकी वोल्टेज अगर उसको रिवर्स बायस में लगा दिया जाए और वो सब कर दिया जाए तो उसमें एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है, उससे ज्यादा वोल्टेज लगाते हुए ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम उसी वोल्टेज के अंदर काम करते हैं, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई होगी वो उसके कितनी आउटपुट देगा, बेसिकली वो 5 वोल्ट का आउटपुट देगा। तो ये 5 वोल्ट के अक्रॉस बनी रहेगी और उसके लिए करंट कितना आएगा बेटा 2.5 मिली एम्पियर। अच्छा भैया बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। चलो भाई अब आता है बेटा ये वाला, कौन सा भाई, आप देखो हमसे पूछा है वर्क डन बताया, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन, वर्क टोटल किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा वर्क इन ए बी, पहले ए से बी जा रहा है मान लो, फिर वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी। अब आप सोच के देखो बेटा, सी ए में तो वॉल्यूम जीरो है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क तो जीरो हो गया। अब वर्क बी सी देखो, प्रेशर कांस्टेंट दैट इज P1 इनटू फाइनल वॉल्यूम बेटा V1 माइनस इनिशियल वॉल्यूम बेटा 2V1। तो बेटा कितना वर्क आया, वो आया माइनस P1 इंटू V1। अब बेटा अब ध्यान से देखो, जो आइसोथर्मल वर्क कितना होता है, आइसोथर्मल वर्क होता है बेटा कितना, वो होता है बेटा अपने पास कितना nRT, n कितना नंबर ऑफ मोल्स इंटू r इंटू टाइम, मतलब टाइम सॉरी टेम्परेचर उस टाइम पे ln ऑफ V2 बाई V1 जिस स्टेज पर फाइनल स्टेज अपॉन इनिशियल स्टेज। अच्छा भाई अब यहाँ पे ए सी बी में जाते हो, फाइनल 2V1 अपॉन V2 ln2 आ गया। लेकिन जो मोल्स है वो कितने हैं बेटा, मोल्स यहाँ पर P1 इंटू 2V1 है ना। यहाँ पर अगर मैं B पर एट बी पर मैं इक्वेशन लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, P1 इंटू 2V1 इज इक्वल टू nRT, है ना। तो बेसिकली क्या आएगा आपके पास, जो P1 V1 है वो कितना है बेटा nRT है ना, P1 V1 है वो nRT है, तो यहाँ पे 2 nRT आएगा बेसिकली, है ना। तो बेसिकली हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो वर्क आया अपने पास, जो वर्क आया वो कितना है बेटा, मेरे पास जो वर्क आया वो कितना आ गया बेटा, ध्यान से सोच के देखो, वो कितना आया, वो आ गया आपके पास, सोच के देखो, जो n है वो कितना है बेटा आपके पास, जो n है यहाँ से वो निकल के आया मेरे पास P1 इंटू 2V1 अपॉन RT, है ना। इस तरीके से कुछ n निकल के आया, वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम, है ना। तो आप ध्यान से सोच के देखो, अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कितना बेटा, वर्क कितना लिखोगे nRT यानी कि 2P1 V1 अपॉन RT, है ना, RT ये कितना आ गया n इंटू RT, है ना, इंटू ln ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है, ये आ गया आपके पास। तो टोटल वर्क कितना आ गया, तो टोटल वर्क निकल के आया मेरे पास, वो आया वर्क टोटल निकल के आया, वो आया आपके पास कितना बेटा, वो आया 2P1 V1, ठीक है, यहां से ln2 और वहां से -1/2। तो यहां से अपने पास ये वाली चीज आ गई है ना, एक तो इसका वर्क और एक इसका वर्क, बस जोड़ दो, कुछ नहीं है, सिंपल है ना। चलिए भाई अब बात करते हैं बेटा, एक जो साइड है बेटा, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, वो 6 आइडेंटिकल शीट से बनाया गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो डेल्टा एल बाय एल अगर हम लिखते हैं टेम्परेचर के साथ, वो क्या लिखते हैं, अल्फा, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी,
है ना। और अपने को ये भी पता है डेल्टा वी बाय वी चेंज इन वॉल्यूम वो क्या होता है, गामा बाय गामा इंटू डेल्टा टी। और जो गामा में रिलेशन होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है अगर होमोजीनियस सब्सटेंस है, तो आइडेंटिकल शीट्स है तो होमोजीनियस है। अच्छा भैया बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। तो आप डेल्टा वी को क्या लिख दोगे, डेल्टा वी को लिख दोगे कितना बेटा 3 अल्फा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। और वी कितना बेटा ए क्यूब है ना, इनिशियल वॉल्यूम कितने ए क्यूब, यानी कि 3 अल्फा ए क्यूब डेल्टा टी, 3 अल्फा ए क्यूब इंटू डेल्टा टी। बस डेल्टा भी आ गया आपके पास, बिल्कुल सिंपल सिंपल इंटेलिजेंट बच्चे। चलिए भाई अब हमें बोल रहा है इफ द इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइड इज सो ल्यूमेन, नाउ दिस पोलराइड इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस, देन फाइंड द न्यू इंटेंसिटी। अब सोच के देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया था, यहाँ जिस इंस्टीट्यूट से मैंने उठाया मे बी उन्होंने सही से सुना नहीं या उन्होंने एडिट नहीं किया। क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये कि हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट पास करी, अनपोलराइज्ड, ठीक है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके का था कि अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया और पास करने के बाद पोलराइड से पास किया और पास करने के बाद जो इंटेंसिटी आई बेटा वो आई 100। तो जब भी हम किसी पोलराइड से किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे शो करते हैं ना, हर तरफ उसकी डायरेक्शन में ऐसे। अच्छा, तो उसकी जो इंटेंसिटी बचती है, अगर मान लीजिए आई है तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो I/2 हो जाती है ना। लेकिन इसका ना एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं I इज इक्वल टू बेटा I0 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना, तो इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ते हैं। वो फॉर्मूला किसके लिए होता है बेटा, जब एक पोलराइज्ड लाइट की, मान लो कोई पोलराइज्ड लाइट है, वो इंटेंसिटी वो पोलराइड से पास आउट कर रहे हैं, उसके बाद जो नई लाइट आई उसकी जो इंटेंसिटी है, लेकिन वो किसके लिए, पोलराइज्ड लाइट, पहले से लाइट पोलराइज्ड है। अब क्या क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन था अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया और उसकी तो बाद में इंटेंसिटी वो 100 ल्यूमेन हो गई। अब वो सेम पोलराइड को हमने रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, तो नई इंटेंसिटी कितनी होगी, अरे भाई लाइट तो अनपोलराइज्ड ही थी, ठीक है। अब अगर उसको रोटेट करते तो मैंने क्या बोला, अनपोलराइज्ड लाइट को अगर पोलराइड से पास करते हैं तो उसका जो एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया तो चाहे वो 0 डिग्री पे पास किया, चाहे 30 डिग्री चाहे 90 डिग्री, जो इंटेंसिटी है वो हाफ ही होगी। तो जो हाफ इंटेंसिटी वो 100 थी, तो अभी भी जो पास होने के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो 100 ही आएगी। तो बेसिकली एंगल से कोई फर्क पड़ा नहीं, बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन था, है ना। सिंपल थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है, अच्छा मतलब बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन है, ध्यान से करना चाहिए ये चीज, है ना। अब क्या करोगे बेटा, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, 4 पार्टिकल है बेटा, सबका मास कितना है बेटा m है ना, वो इक्वी डिस्टेंस पे है और सर्कुलर में जा रहे हैं। तो बेटा ऐसे 1 2 3 4 सारे 1 kg के, है ना, सारे 1 kg के। तो बेसिकली क्या है बेटा, अब सोच के देखो, मान लो ऐसे घूम रही है ये v रेडियस 1 है, मास 1 kg है ना, तो ऐसे जा रहे हैं। तो सोचिए बेटा इस मास की मैं बात करूं, इसके पास कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक नीचे वाला। सोच के देखो ये F1 मान लेते हैं, F1 तो ये भी F1 क्योंकि सेम ही फोर्स है ना, और ये F2 मान लेते हैं। अब सोच के देखो बेटा ये था R, ये भी था R, तो बेटा ये कितना है, ये √2R है ना, यानी कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, √2R। सिमिलरली इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, √2R है ना, और इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 2R है ना। अब आप सोच के देखो बेटा, अगर मैं F1 की बात करूं, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, वो है Gm1m2 यानी कि G इंटू 1 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर यानी कि √2R का स्क्वायर है ना, और R भी खुद 1 है। तो बेसिकली कितना आ गया, F1 आ गया आपके पास बेटा कितना, G बाय कितना बेटा 2। अच्छा भाई अब F2 लिखो, F2 कितना है बेटा, Gm1m2 यानी कि G इंटू 1 इंटू 1 अपॉन R कितना बेटा 2R यानी कि 4, ठीक है, R का स्क्वायर है ना, 4R स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 1, ठीक है जी। तो F2 आ गया। अब सोच के देखो जो Fnet आया, ये इसका अब एक ऐसे कंपोनेंट, एक ऐसे कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, ये एंगल 45 डिग्री साफ साफ दिख रहा है क्योंकि भैया ये भी R है, ये भी R है, ये 90 है, तो ये एंगल इक्वल होंगे 45। तो सोच के देखो ये F1 है, ये F2 है, F1 है ये भी और ये F2 है। तो F1 का जो ये साइन कंपोनेंट है तो कैंसिल आउट हो गया। तो जो Fnet आया वो कितना आया, जो Fnet आया वो आया आपके पास बेटा कितना, 2F1 cos थीटा cos 45 प्लस F2। वाह भाई वाह, तो वो कितना हो गया, वो हो गया अपने पास कितना बेटा, वो हो गया अपने पास कितना, नीचे की तरफ कितना आया, वो आ गया आपके पास 2F1 cos 45 यानी कि 2 इंटू G/2 इंटू 1/√2 है ना, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास G/√2 प्लस कितना बेटा F2 कितना आ रहा है, F2 आ रहा है आपके पास बेटा G/4, ठीक है। अब यही फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसके बराबर, सेंट्रीफ्यूगल के बराबर, कितना बेटा m ओमेगा स्क्वायर
आर के बराबर, है ना। तो बेटा कितना आया यहाँ से आके आपके पास कितना आ गया, ध्यान से सोच के देखो, एम तो 1 ही है तो इसको तो मैं सीधे इतना आ गया। तो बेसिकली कितना है बेटा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर है, आर भी 1 ही है तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास किसके बराबर, ये आ गया 2√2g प्लस जी बाई 4, है ना। अब इसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिख देते क्योंकि स्पीड निकालनी, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और आर भी 1 ही है ना, तो एम और आर को 1 पुट कर लो, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, इस तरीके से। तो हमें v निकालना था, तो v कितना है बेटा, अंडर रूट ऑफ बेटा कितना g कॉमन 2√2 प्लस 1, है ना, बाई 4, और 4 का बाहर आ जाएगा 1/2, तो इस टाइप का कोई आंसर है 1/2 g 1 प्लस, बिल्कुल जी सेकंड ऑप्शन, और यही है आंसर भी, है ना। बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। चलो भैया अब बात करते हैं, देखो ऐसे ऐसे कद्दू क्वेश्चन दे रखे हैं इसने की बार, सो तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। भाई एडियाबैटिक कौन सा है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, हीट कांस्टेंट है ना। आइसोथर्मल किसमें, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोकोलिक किसमें, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबैरिक कौन सा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। आंसर कौन सा आ गया, 1, सिंपल, ठीक है। अब आप सोच के देखो, वाह भाई वाह, इससे आसान क्वेश्चन कोई जिंदगी में भी हो सकता है, मतलब सोच के देखो इससे आसान क्वेश्चन कोई दे सकता है कि भाई जो रिलेशन है किसके बीच में, कॉन्वेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर और बेटा किसके बीच में, फोकल लेंथ के बीच में कॉन्वेक्स मिरर की, तो क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू R/2। इसमें कुछ बताने लायक है, रेडियस का आधा होता है मतलब रेडियस के आधे डिस्टेंस पे फोकस प्रेजेंट होता है, और पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होती है वो फोकल लेंथ होती है ना, याद होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, मतलब सॉरी कॉन्वेक्स मिरर पूछ रहा था ना, कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, तो इस तरीके से हो गया आपके पास, है ना, इस तरीके से हो गया, वाह भाई वाह, है ना। तो सोच के देखो यहाँ से कितनी दूरी पर, ये अगर ये R है तो फोकस कहाँ होगा बेटा, R/2 पर, है ना, सिंपल, इसमें क्या ही बताने लायक है, सबको पता होता है। अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक रिंग है बेटा, मास m रेडियस r, तो बेटा जो इसका इस एक्सिस के अबाउट अपने को पता होता है कितना होता है बेटा, एम आर स्क्वायर रिंग का। अब सोचो इसके खुद की एक्सिस में डायमीटर की बात करूं मैं, डायमीटर की, तो बेटा सोच के देखो, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, और इस एक्सिस के अबाउट, बाहर वाले एक्सिस के अबाउट हमें पता होता है कितना बेटा, mr²/2, mr², तो बेटा इसका और इसका परपेंडिकुलर एक्सिस लगाऊंगा तो बेटा इनके अबाउट कितना होगा, mr²/2, है ना। तो यानी कि ये आ गया I1, और I2 देखते हैं, डिस्क है, डिस्क का किसके अबाउट बेटा, अपनी एक्सिस के अबाउट, अपनी मतलब कौन सी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, तो बेटा कितना होता है वो, mr²/2, दैट इज I2। सॉलिड सिलेंडर खुद एक डिस्क की तरीके से होता है, सॉलिड सिलेंडर भी एक डिस्क की तरीके से होता है, तो इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका जो इसके अबाउट कितना होगा बेटा, mr²/2, ये हो गया आपके पास कितना, I3, है ना। और सॉलिड स्फीयर का जो वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, वो होता है कितना, 2/5 mr²। तो इसमें कई ऑप्शन ऐसे हैं जो I1 I2 I3 बराबर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, I1 I2 I3 बराबर है, लेकिन वो I4 से कम है क्या, नहीं है भाई, तो गलत हो गया। अब इसने बोला I2 I3 I4 बराबर है, गलत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में चेक कर लो, I1 प्लस I2 कितना हो गया, mr²/2 और mr²/2 mr², है ना, और 5/4 I4, 5/4 I4 यानी कि mr²/2 बच गया, और mr²/2 और I3 भी mr²/2, तो ये वाली चीज सही आ गई और ये गलत हो गया, है ना। आप करके देखोगे तो यहाँ से देखो ये कितना है, mr²/2 और ये बचेगा mr², यानी कि 3 mr²/2 और यहाँ पे mr² बचेगा, तो ये गलत हो गया ना। बस आप वैल्यूज पुट करके देखो, सारे आंसर निकाल दिए। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा I है, ये हमारा वो है, और ये हमारी पढ़ाई हो रही है ना, इस तरीके से जो हम आजकल चल रहा है ट्रेंड के साथ, चलो भैया बहुत ही अच्छे। अच्छा भाई अब सोच के देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है भाई, आपको पता है भाई, फर्स्ट वाले में गिरा ये लाइमन सीरीज होती है, ये सेकंड पे गिरा बाल्मर, और थर्ड में गिरा पास्चन, ये कौन कौन सी लाइन है पास्चन की, बाल्मर की, ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें, इसमें कुछ बताने लायक समझाने लायक कुछ है नहीं, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अदरवाइज फिर भी कोई डाउट रह जाए पर्सनली पूछ लेना, टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, कमेंट में डाल सकते हो कि सर यही क्वेश्चन तो नहीं आता था, आपने यही नहीं बताया, तो मैं वो बता दूंगा आपको, डोंट वरी। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए कुछ नहीं समझा रहे इसके अंदर ना। अच्छा भाई अब हमें बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ है प्रोटॉन की, ठीक है जी, varies inversely with linear momentum। अच्छा भाई अब सोचो as the lambda increases energy and momentum increases। अच्छा भाई डी ब्रोगली ने क्या इक्वेशन दी, डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा होता है, तो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई P होता है, वो h बाई mv होता है, p क्या मोमेंटम। आप सोच के देखो इसने क्या बोला बेटा, डी ब्रोगली, अब साफ साफ दिख रहा है भैया, h तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, तो लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है, तो भैया पहला तो ठीक हो गया, है ना। अब एज द लैम्डा इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो p इंक्रीजेस होगा, नहीं भैया p तो कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीज कम होगी तभी तो ये ज्यादा होगा, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई गलत। इसका मतलब जो फर्स्ट आंसर है वो अपना आंसर आ गया सही।
है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब क्या बोल रहे हैं बेटा, एक 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है जो कि हमने प्राइमरी सर्किट से जोड़ दिया गया, यानी कि जो वी प्राइमरी है वो अपने को कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। अच्छा भाई, अब हमें आउटपुट दिया हुआ है वो डीसी वोल्ट पे दिया हुआ है। अब भैया इसमें हमने फॉर्मूले एसी वाले यूज किए, हालांकि दिए डीसी में है, लेकिन इसलिए क्योंकि एक तो एक्चुअली पता नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या, किसी बच्चे ने आके बताया तो पता नहीं ये सही भी है नहीं है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला यूज किए यहाँ पे वो कौन से किए, एसी वाले, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला होता नहीं है। तो बेसिकली क्या किया हमने, जो वी सेकेंडरी है वो अपना कितना है बेटा, वो अपने पास 12 वोल्ट है ना। तो बेसिक और क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो कितना है बेटा, 24, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल हमें निकालना है ना। तो बस सिंपल आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू पोटेंशियल इन प्राइमरी अपॉन पोटेंशियल इन मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी। तो कितना है बेटा, ये आ गया एनपी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 24 इंटू वीपी, वीपी कितना है बेटा 220 अपॉन बेटा वीएस दैट इज 12। तो यहाँ से कितना है बेटा, यहाँ से आ गया 440 टर्न्स प्राइमरी कॉइल में। अच्छा भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही होशियार होते जा रहे हो। अब सोच के देखो बेटा, एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ऐसे ऐसे प्लेन है। अब सोच के देखो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब एमजी काम कर रहा है अपना, है ना। सोच के देखो एक ऐसी इसकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 की। अब सोच के देखो अगर मैं कहीं भी एक ब्लॉक को रखता हूँ तो भाई ऐसा चांसेस है कि भैया फ्रिक्शन कम पड़ जाए, फिसल जाए, तो भाई हम कितनी मैक्सिमम हाइट तक रख सकते हैं, कितना मैक्सिमम हाइट तक रख सकते हैं कि ये फिसले ना। तो सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, जब मान लो क्या होता है बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी एक थीटा लोगे, कोई भी एक थीटा होता है ना, यहाँ पे कोई ना कोई तो थीटा होगा ना, इसके अक्रॉस कोई ना कोई तो थीटा आएगा। तो आप सोच के देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है तो यहाँ पे कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और यहाँ कितना लग रहा है बेटा, कितना म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब सोच के देखो बेटा, एम जी कॉस थीटा, सोच के देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है ना। पहले देखो इस पॉइंट पे कितना है, थीटा 0 है ना, फिर थीटा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है, साइन थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, पर जो कॉस थीटा है वो कम होगा। इसका मतलब अगर मैं वेज की बात करूं तो ये नीचे आना चाहेगा, है ना। तो यानी कि हम कब तक नीचे नहीं आएगा, तब तक जब तक फ्रिक्शन ज्यादा है ना। तो बेसिकली क्या है, टाइम थीटा के बढ़ाने के साथ साथ एक थीटा ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उसके बाद क्या है, साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी बराबर हो गए तब तक ये स्टेबल रहेगा। तो भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है उस टाइम पे, तो यानी कि एम जी साइन थीटा उस टाइम कंडीशन क्या होगी, एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा किसके बराबर, म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। अच्छा भैया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। तो यहाँ से बेटा जो कितना आया, जो टेन थीटा आया वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया म्यू के बराबर। अच्छा भाई, अब आपको पता है, सारे ज्ञानियों को पता है कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है आपके पास स्लोप, टेन थीटा क्या होता है बेटा आपके पास स्लोप। अच्छा भाई, टेन थीटा का स्लोप है तो वो कितना होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा भाई, डी वाई बाई डी एक्स, आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 2x/4, दैट इज कितना आ गया बेटा, x/2। अब x/2 किसके बराबर है बेटा, म्यू के बराबर, स्टेबिलिटी के लिए। तो बेटा जो x आया वो कितना आ गया, वो आ गया 1 मीटर, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो x कितना है 1 मीटर। अच्छा भाई, बहुत ही अच्छे, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अब y कितना आया, y आ गया आपके पास x स्क्वायर, है ना। y क्या आ गया बेटा आपके पास, y क्या आ गया, ओ y आ गया आपके पास 1/4 मीटर, है ना। यानी कि कितना है बेटा, यहाँ से आ गया आपके पास कितना बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से देखिए कितना है बेटा, 1/4 मीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी। तो भाई आपके पास क्या क्या 25 सेंटीमीटर। चलिए भैया, अच्छा चलिए भैया आगे, चलो 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 रे अगला चलो रे। अच्छा, अब क्या है बेटा, फाइंड द मिनिमम फोर्स टू स्टॉप द ब्लॉक, कितना कम से कम फोर्स लगाएंगे जिससे ब्लॉक स्टॉप हो जाए। अब सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, कुछ है क्या मेरे पास, सोच के देखो बेटा, ये मेरी वर्टिकल वॉल है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो नीचे गिर जाएगा। अब मैंने एक ऐसे फोर्स लगाया तो एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से स्टेबल रहे। अब देखो फोर्स कम किया तो नीचे गिर गया, है ना। फोर्स, अब मैं कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं जिससे कि अटका रह रहा है। और सोच के देखो बेटा, दीवार है, ये क्या है, ये दीवार है, ये ब्लॉक है, और ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, है ना। और सोच के देखो बेटा, जब फोर्स लगाओगे तो इधर फोर्स लगाओगे तो दीवार उतना ही नॉर्मल प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि दीवार के अंदर धस थोड़ी जाएगा, तो वो इतना नॉर्मल प्रोवाइड कर देगी। अभी नॉर्मल है तो भैया एक फ्रिक्शन भी आएगा, फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगा, क्योंकि भैया नीचे mg है, mg नीचे लेने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहेगा मैं रोकूंगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लग गया। तो भैया जो फ्रिक्शन मिनिमम है वो कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन मिनिमम इज इक्वल टू mg के बराबर होना चाहिए फॉर नो फॉलिंग। अगर गिरना नहीं है तो कम से कम mg के बराबर होना चाहिए। और फ्रिक्शन कितना है बेटा, म्यू इंटू एन के बराबर, और एन कितना f के बराबर, तो म्यू इंटू एफ इज इक्वल टू mg। तो बेटा म्यू कितना आया, mg दैट इज
0.5 इंटू कितना 10 दैट इज 5 बाई 0.2 म्यू कितना सॉरी एफ, ये एफ आ गया, ये म्यू नीचे लेके जाएंगे है ना, ये म्यू नीचे ले गए तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 2/10 दैट इज 25। ठीक है जी, तो आपके पास जो एफ आया वो कितना आ गया बेटा 25, यानी कि इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए जिसकी वजह से रुका रहे है ना। इससे ज्यादा करोगे तो भी रुका रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो नॉर्मल बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। अब इतनी वैल्यू पर mg के बराबर हो रहा है, तो इससे ज्यादा वैल्यू mg की होगी तो कोई मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अवेलेबल ज्यादा है। ये कितना होता है अवेलेबल फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू है ना, तो अवेलेबल फ्रिक्शन कम से कम अवेलेबल फ्रिक्शन mg के बराबर तो होना ही चाहिए। अगर mg से भी कम फ्रिक्शन अवेलेबल मतलब जो फ्रिक्शन है वो mg से भी कम अवेलेबल है तो वो तो नीचे गिरेगा, ये फ्रिक्शन क्या मैं तो इतना हूं ही नहीं, तो मैक्सिमम कितना होता है फ्रिक्शन, वो तो म्यू इनटू एन, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो mg के बराबर होगा, तो उतना तो चाहिए ही चाहिए अपने को फ्रिक्शन है ना। तो इस तरीके से वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। चलिए अच्छा, अब आप सोच के देखो बेटा, इसने क्या बोला, टू आइडेंटिकल पार्टिकल है, सेम मास है, ऐसे ऐसे शो कर दिए गए। अब सोच के देखो बेटा, कोलिजन है, सारे फोर्सेस इंटरनल काम कर रहे हैं। अगर इंटरनल काम कर रहे हैं तो बेटा जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, हर डायरेक्शन में होगी, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। तो बेटा मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, वाई डायरेक्शन में बात करूं तो बेटा जो इनिशियल मोमेंटम है पी इनिशियल, ठीक है, कोलिजन से पहले वो तो जीरो है। पी फाइनल देखो, पी फाइनल कितना हुआ, पी फाइनल हुआ भाई एक इधर चले गया और एक इधर चले गया। तो बेटा जो इसका वाई कंपोनेंट है वो ये और ये है, तो बेसिकली ये कितना है v1 sin 30 डिग्री और ये कितना है v2 sin 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री पे गए हैं, लिखा ही हुआ है। तो बेसिकली क्या है, 0 इज इक्वल टू v1 sin 30 डिग्री माइनस v2 sin 30 डिग्री, ये वाई मोमेंटम फाइनल वाला आ गया है ना 30 डिग्री। तो बेसिकली यहां से क्या आ गया, v1 बराबर v2 है ना। तो बेसिकली यहां से जो रेशियो आया वो कितना है, v1 by v2 1 है ना, बिल्कुल इजी। ओहो हो, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, अपने पास जो आई है वो आई दिया हुआ है अपने को, एक आई की जो वैल्यू दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, अपने को चार्ज निकालना है। ओहो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा डी क्यू बाई डी टी है ना। तो बेटा डी क्यू क्या आ गया, डी क्यू आ गया आपके पास इंटू आई डी टी, तो इंटीग्रेशन लेगा दोनों तरफ, टोटल चार्ज निकाला तो जीरो टू क्यू, ठीक है, इनिशियल चार्ज जीरो, तो मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर चार्ज जीरो है, टाइम टी इज इक्वल टू कितने पर 15 पर निकालना है हमें चार्ज, तो कितना हो गया 20 टी प्लस 8 टी का स्क्वायर इंटू डी टी है ना। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट कर दो, कितना है बेटा 20 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 टी क्यूब बाई 3, कितना बेटा 0 से लेके 15, ठीक है, और ये आ गया क्यू टोटल चार्ज है ना, ये आ गया। तो कितना है बेटा क्यू कितना आ गया, ध्यान से देखो, ये आ गया 10 इंटू 225, 15 इंटू 15 225 प्लस बेटा कितना 15 इंटू 8 120, ठीक है, इंटू बेटा कितना 225 अपॉन बेटा कितना 3, तो बेटा ये 40 और ये 10 50, तो यानी कि 225 इंटू 50 है ना। तो 225 इंटू 5 कितना आ गया, 225 इंटू 5 कितना आ गया बेटा 25 का 5 2 गया ऊपर, 5 19 10 2 12 12 एक गया ऊपर 5, तो ये 11250 शायद ये आएगा आंसर। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइंड मत करना, आई होप ये आंसर आएगा। चलिए भैया है ना, अब बात करते हैं अगला भाई। अब क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक 100 kg का ब्लॉक उठा सकते हैं एक मास m के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले में क्या होता है बेटा, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले में क्या होता है, एक एंड बड़ा होता है ना, एक एंड बड़ा होता है, ठीक है, दूसरे एंड ऐसे छोटा सा होता है ना। तो एक जगह जो हम प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं कि भाई एक जगह जो प्रेशर लगा है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है बेटा वो यही प्रेशर होगा कि बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, यानी कि P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच। तो बेसिकली यहाँ पे इक्वल प्रेशर होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है बेटा, मान लो यहाँ पे मास m था, जो स्मॉल मास m था, और यहाँ से 100 kg का ब्लॉक उठा पा रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे मान लो जो डायमीटर है बेटा वो d1 है और यहाँ पे डायमीटर है d2 है। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे प्रेशर बराबर है तो प्रेशर क्या लिखूंगा बेटा मैं, फोर्स अपॉन यानी कि 100 इंटू कितना 10 mg अपॉन एरिया, यानी कि पाई इंटू d1 का स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया 4। अच्छा इज इक्वल टू बेटा कितना 10 इंटू एम अपॉन पाई इंटू डी2 का स्क्वायर बाय
4, तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ये आ गया, बहुत ही अच्छे बहुत ही। तो अब हमने बोला कि भाई हमने D1 को क्या कर दिया, D1 को हमने 4 गुना कर दिया यानी कि 4D1 कर दिया, और जो D2 है उसको मैंने 4 टाइम्स कम कर दिया यानी कि D2/4 कर दिया। तो भाई अब मैं कितना मास उठा पाऊंगा, तो मैं कितना उठा पाऊंगे, तो मास m, मान लो m मास उठा पा रहा हूं अब, तो m इंटू 10 फोर्स इतना हो गया, इंटू बेटा 4 D वाला आएगा, इंटू पाई d कितना है बेटा, यहाँ पे d है 4D1 का स्क्वायर यानी कि 4D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना आया, स्मॉल m मास तो स्मॉल m है अभी भी, तो m इंटू 10 इंटू 4 इंटू पाई इंटू अब D2 कितना है बेटा, D2/4 का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ से कैपिटल M निकल आएगा यानी कि इतना मास अब मैं उठा पाऊंगा, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल। मतलब क्या बोला कि भाई स्मॉल m रखा, D1 D2 अपने पास जो ये ऐसे ऐसे कुछ एरिया दे रखा था, तो भाई क्या प्रेशर की इक्वेशन लगाई, प्रेशर की इक्वेशन लगाया, प्रेशर क्या था फोर्स अपॉन एरिया, तो दोनों का फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया, तो पहले बराबर कर दिया पहले वाले में, फिर हमने डायमीटर उसमें छेड़छाड़ करी दोनों के में, पहले वाले की डायमीटर 4 गुना कर दी, छोटे वाले की डायमीटर और कम कर दी, कितना 4 गुना कम कर दी बेसिकली। तो अब बोले कितना उठा सकता है उसी स्मॉल m मास से, तो मैं सोच रहा हूँ स्मॉल m मास से कैपिटल M उठा सकता हूँ, तो अब कैपिटल M अननोन है, बाकी सब कुछ कट पिट जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड करो अपने पास आंसर आ जाए, है ना। चलिए भाई अब बात करते हैं बेटा, दो पार्टिकल है रिजॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्व नहीं होगा रिवॉल्व आएगा बेसिकली, रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा किसके, एक अबाउट प्लेनेट के अबाउट, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड कितना है बेटा T1/T2 1/8 है। तो बेटा T क्या होता है, T होता है बेटा 2π/ω, है ना, तो T1 क्या हो गया 2π/ω1 और T2 क्या हो गया बेटा, वो हो गया 2π/ω2, है ना, ω2। तो बेटा T1/T2 इज इक्वल टू ω2/ω1, दोनों को डिवाइड कर दो तो वो कितना आ रहा है बेटा 1/8, है ना, तो ω1/ω2 किसके बराबर आ गया, वो आ गया 8 के बराबर, है ना, 8/1 यानी कि 8 के बराबर, बिल्कुल सिंपल। ओहो हो, चलो अब क्या बोल रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसका μr ε0 दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इतना, देखो क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है बेटा, √of μr इंटू ER, है ना, तो ये कितना हो गया बेटा √of 4 2 इंटू 2 दैट इज वो कितना आ गया 2, है ना। अब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव क्या होता है बेटा किसी मीडियम में, वो होता है स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ वेव इन मतलब लाइट क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या है, मतलब बेसिकली लाइट की स्पीड जो EM वेव वो भी एक लाइट ही है ना बेसिकली। अब वो जो लाइट है बेसिकली उसकी जो स्पीड है वैक्यूम में वो कितनी होती है 3 × 10⁸, है ना, और जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया उस मीडियम का वो आया 2, तो इस मीडियम में कितनी लाइट उसकी कितनी स्पीड होगी उसकी, वो होगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर 15 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। यहाँ से x कितना आ गया बेटा आपके पास, x निकल के आया 15। चलो भाई बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। चलिए भाई आगे चलते बेटा, ये VM VC क्या है बेटा, इसमें क्वेश्चन पूरा इस तरीके से पूरा दे रखा। क्वेश्चन क्या था बेटा कि क्या कहते हैं वेव इक्वेशन है बेसिकली, जो एक तो मॉड्यूलेशन सिग्नल का इक्वेशन है, एक किसका है बेटा, एक कौन सी किसका है, कैरियर वेव का इक्वेशन है ना। तो ये बेटा क्या है बेटा, वी मॉड्यूलेशन, VM क्या है बेटा, मॉड्यूलेशन वेव, मॉड्यूलेशन सिग्नल बोल दो या मॉड्यूलेशन वेव बोल दो, है ना, ये आ गया सिग्नल। अच्छा भैया, और ये कौन सा आ गया बेटा, VC क्या आ गया, VC है आपके पास कौन सा, कैरियर सिग्नल, है ना। तो मॉड्यूलेशन सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल के ऊपर बैठ के जाता है बेसिकली, इस तरीके से फील करो, है ना। अपने को बाकी हालांकि जरूरत नहीं है, अपने को मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। अगर मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है तो वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है आपके पास कितना बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इंटू 100। अब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन कितना बेटा 20 अपॉन ये था ना 20, है ना, और कैरियर का कितना बेटा 80 इंटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो यहाँ से कितना है बेटा, यहाँ से आ गया आपके पास 25%। चलो भैया अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, एक AC सर्किट है RLC, ठीक है, जिसके अंदर R दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर बेटा क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है बेटा XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है बेटा, ओमेगा इंटू L अपॉन R। ओमेगा इंटू L कितना, ओमेगा कितना होता है बेटा 2πf फ्रीक्वेंसी इंटू L अपॉन R। पुट कर दो भैया, R भी है, F भी है, L भी है, तो 2π है ना इंटू बेटा f कितना है बेटा, f आपके पास 10 इंटू 10⁶ यानी 10⁷ इंटू बेटा l कितना बेटा 2 इंटू 10⁻⁴। अच्छा भाई अपॉन r कितना बेटा 6.28 को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 3.14 और 3.14 कितना होता है बेटा पाई, है ना। तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, जो आंसर आया
7 जीरो यहाँ, 4 जीरो कट गई तो 3 जीरो बची, तो 2000 आंसर आ गया। तो इक्वालिटी फैक्टर अपना कितना आया, ये आ गया 2000। सिंपल। ओहो, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। तो भैया लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है जी। शेयर करो अपने नीडी वंस के साथ, जिन्होंने पेपर दिया है, जिनको जरूरत हो सकती है, उनके साथ शेयर करो। स्प्रेड द नॉलेज, स्प्रेड द लव, ठीक है जी। तो फिर आई होप आपको हर चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑल दी बेस्ट उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। जो देखो बेसिकली क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो एनालिसिस कहता है, पेपर बहुत इजी आया है, बहुत ज़्यादा इजी आया है। 30 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखते ही हो जाने चाहिए थे, देखते ही, है ना। 15 से ज़्यादा, यानी 50% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो देखते ही मतलब आंसर ही पता लग जाएगा देखते ही, है ना। बेसिकली क्या है, 25 क्वेश्चन तो ऐसे है जो मतलब एक एवरेज बच्चा कर सकता है आराम से, है ना। तो और मैं मानता हूँ आपकी बार 30 में से जो मतलब आपको करनी ही 25 ही थी आपकी बार, तो बल्कि चॉइस थी आपके पास, मतलब इतने आसान पेपर में भी चॉइस होती है ना। तो वाह भाई वाह। मैं कहता हूँ कि ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे करेंगे आपकी बार, बहुत सारे बच्चे 30 के 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ये मेरा अनुमान है आराम से, है ना। तो पेपर बहुत ईजी आया है, तो कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, चाहे पेपर मुश्किल है चाहे इजी है, डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन है, नंबर ऑफ सीट फिक्स है। मुश्किल आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसान आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। जिन बच्चों को पेपर अच्छा हुआ है, अच्छे से अपने एडवांस की तैयारी में जुट जाइए। जिनका पेपर थोड़ा सा हल्का हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे के लिए पढ़ाई करें, आगे और अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा लकी हो आप लोग, अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। जी जान झोंक दो, जहाँ मिस्टेक हुई है वहाँ अपनी मिस्टेक को पकड़ो, उसके ऊपर काम करो एंड रगड़ दो अपने आप को इन महीनों में, ताकि एक अच्छी जगह आप अपनी जगह सिक्योर कर पाओ। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। स्टिल कोई डाउट रह जाए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का, उसके अंदर आप आके मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो। और अगर आप कमेंट भी करते हो तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये था आपका फिजिक्स का पेपर, ये था आपका फिजिक्स के पेपर का सोल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।